नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। उत्तराखंड एक तरह से कह रहा है कि उसने इतिहास रच दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपनी जो विधानसभा है वहां से पास करा लिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, जिसकी बात लगातार पिछले पिछले लगातार कई दशकों से और फिलहाल पिछले एक दशक से नरेंद्र मोदी का जो पूरा सपोर्ट नेटवर्क है, आरएसएस बीजेपी, वो करते रहे हैं कि उनके एजेंडे में शामिल है। लेकिन उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने इसको एक तरह से कानूनी जामा पहना दिया है और गवर्नर और प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद अब ये कानून भी सीधे तौर पे बन जाएगा। इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो परेशान करने वाली हैं। इससे पहले कि मैं इस पर आऊं, इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये पूरा जो शिगुफा छोड़ा गया वो इस बात को लेकर कि देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हम जो मुस्लिम समुदाय है उसको डिसिप्लिन करने की या अनुशासित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि माना गया कि मुसलमानों को जो प्रिविलेज मिले हैं, जो फायदे मिले हैं पर्सनल लॉ के तहत, कि वो एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं, या इसके अलावा जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है उनको लेकर लगातार ये राजनीति पिछले 10 साल में हम देख रहे हैं। पिछले 5 साल में मुस्लिम औरतों के इर्द गिर्द ये राजनीति लगातार होती रही है। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि निशाने पर आगे दिखाए गए हैं मुसलमान कि देखिए इनको अनुशासित कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर महिला अधिकारों का हनन होते हुए देख रहे हैं। सरकार सीधे सीधे बेडरूम में घुस गई है लोगों के। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं कि इस जो ये कानून बन रहा है इसके मुताबिक जो लिव इन रिलेशनशिप है, यानी अगर एक प्रेमी और एक प्रेमिका ये तय करते हैं कि वो एक साथ रहना चाहते हैं शादी के बगैर, तो सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके अलावा आप ये देखिए कि रजिस्ट्रेशन अलग बात है, दूसरे जो एंटी कन्वर्जन लॉज बने हुए हैं जिसमें उत्तराखंड में भी ये कानून है, यानी दो समुदायों के लोगों का आपस में एक साथ रहना शादी के बगैर या शादी के साथ, दोनों को असंभव बना दिया गया है। मैं दर्शकों से अनुरोध करती हूं कि इन दोनों को साथ में आप देखिए। जो ये एंटी कन्वर्जन लॉ, जिसको लोकप्रिय भाषा में लव जिहाद कानून भी कहा जाता है, और उसके अलावा जो यूसीसी के तहत ये रजिस्ट्रेशन का जो अनिवार्य पहलू रखा गया है, इससे सीधे तौर पर पता चलता है कि सरकार और इसके साथ साथ जो लड़के और लड़की हैं, उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स, इन सब की यानी सामाजिक जो सहमति है वो पहले बनानी पड़ेगी, इससे पहले कि दो अलग अलग पहचान के लोग या दो एक पहचान के लोग भी एक साथ रहना चाहें। भारत का संविधान, भारत का जो कानून है वो सीधे तौर पे इजाजत देता है कि अलग अलग जो हमारे समुदाय हैं, अलग अलग जो धार्मिक समूह हैं, उन्हें अपने हिसाब से अपनी मर्जी से रहने की इजाजत है। सबके पर्सनल लॉज है, एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है तो दूसरी तरफ हिंदू पर्सनल लॉज भी हैं। और इन दोनों को मिलाकर हम देखें तो एक तरह का पूरी जो विभिन्नता है उसको खत्म कर कर एक रूपता लाने की कोशिश की गई है कि भारत में जो विभिन्नता में एकता का जो जवाहरलाल नेहरू का फॉर्मूला था उसको सरेआम कत्ल करके, उसकी हत्या करके सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है कि एक ही तरह का कानून फॉलो किया जाएगा। और ये कानून कौन सा होगा? अब आप ये देखिए यहाँ पर जो अलग अलग समूहों के रिएक्शन आ रहे हैं, इसमें जो उत्तराखंड विमेंस ग्रुप है उनकी रिप्रेजेंटेटिव कुछ ही पलों में मेरे साथ मौजूद होंगी, उनसे हम बातचीत करेंगे। उन्होंने इसको नाम दिया है, इस बिल को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया है और उन्होंने ये कहा है कि कट पेस्ट लगता है ये हिंदू फैमिली लॉज का, जो पूरे तरीके से जो तमाम समाज में और परिवार में जो गैर बराबरियां हैं तमाम धर्मों में, उनको एक तरह से नहीं खत्म करता। यानी कि ये कहा जा रहा है कि ये महिलाओं के लिए, औरतों के लिए बहुत बराबरी लेकर आ रहा है। हास्यास्पद ये है कि औरतों से और पुरुषों से भी, महिलाओं से भी, पुरुषों से भी उनकी जो स्वायत्तता है, जो उनकी सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, उसको छीनने की पूरे तरीके से ये कोशिश है कि अब सरकार ये तय करेगी कि आप साथ रहेंगे या नहीं, आप किसके साथ रहेंगे। इसके लिए एंटी कन्वर्जन लॉ है, लव जिहाद कानून है, आप साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसके लिए अब यूसीसी बनाया जा रहा है। बाकायदा क्रिमिनलाइज किया जाएगा, उन लोगों को फाइन भी देना होगा, उन्हें जेल की सजा भी काटनी होगी अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इसमें सबसे ज्यादा हास्यास्पद बात और तकलीफदेह बात यह है कि ये उन लोगों पे तो लागू होगा ये कानून जो कि उत्तराखंड के रेजिडेंट नहीं है और वो उत्तराखंड में रहते हैं। यानी कि दिल्ली के लोग अगर उत्तराखंड में रहते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और उत्तराखंड के रहने वाले लोग अगर दिल्ली या गुड़गांव या मुंबई या कलकत्ता कहीं पर भी रहते हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी कहीं से कोई छूट की गुंजाइश नहीं है। मेरे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं, उन दोनों से मैं बातचीत करती हूँ। मेरे साथ मलिका विर्दी मौजूद हैं जो कि उत्तराखंड विमेंस ग्रुप की सदस्य हैं, और उन्होंने ये बहुत ही शानदार, मैं कहूंगी कि एक डिस्क्रिप्टिव उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो रिजेक्ट करती हैं इस बिल को।
ये महिलाओं का समूह है। दूसरी तरफ मेरे साथ मौजूद हैं फिलहाल सलीम इंजीनियर साहब, जो कि जमात इस्लामी हिंद के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं और उसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं। यहाँ आज मैं उनसे जो बातचीत करूंगी वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, क्योंकि पर्सनल लॉ से ये संबंधित ये कानून बनाया गया है और पर्सनल लॉ बोर्ड का, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी एक स्टेटमेंट जारी हुआ है जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने भी इसको रिजेक्ट किया है और ये कहा है कि ये गैर जरूरी है और जो विभिन्नता में एकता का जो फॉर्मूला, जो सिद्धांत है भारत के संविधान का, उसके खिलाफ जाता है। सलीम साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए तमाम जो एक कानून होना चाहिए पूरे जो देश है उसको रेगुलेट करने के लिए, और ये एक ऐसा विचार है जिसका समय आ गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले 3 तलाक के कानून का विरोध कर रहा था, अब यूसीसी का विरोध कर रहा है। शुक्रिया आपका। और ये बहुत ही अहम बात है जो आपने उठाई है। उत्तराखंड स्टेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से एक बिल पास करा लिया है वहाँ की असेंबली में, और अब वो कानून भी बन जाएगा। तो एक बात तो ये कि यूनिफॉर्मिटी जो है वो हमेशा जस्टिस को अश्योर करे, ये जरूरी नहीं है। अगर किसी चीज में एक फोर्स्ड यूनिफॉर्मिटी लाने की आप कोशिश करेंगे और उसमें जस्टिस का और फ्रीडम का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो यूनिफॉर्मिटी इनजस्टिस को भी बढ़ाएगी। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है कि आपकी फ्रीडम और आपकी लिबर्टी जो है वो भी उसको भी खतरा नहीं होना चाहिए। तो हमारा संविधान इस देश की जो वास्तविकता है कि यहाँ डाइवर्सिटी है, प्लुरलिटी है, अलग अलग धर्म और मजहब के और अलग अलग कल्चर्स के लोग यहाँ रहते हैं, इसी को सामने रखते हुए ये प्रोविजन रखा गया है कि लोग अपनी पसंद के धर्म और मजहब पर अमल करें। लेकिन ये जो कोशिश की जा रही है कि पूरे देश में एक जबरदस्ती एक ऐसी यूनिफॉर्म चीज लाने की कोशिश की जाए और उस यूनिफॉर्मिटी को लोगों की सहमति के बगैर, कि ये बात जरूरी है अगर कोई ऐसा कानून आया भी तो वो लोगों की सहमति के साथ आना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं शुरू से इस पर हर ग्रुप की तरफ से विरोध हो रहा है। पहले जी सलीम जी साहब, लेकिन ये बताइए कि अगर मुस्लिम पुरुष को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत नहीं मिल रही है या उसको एक बार में 3 तलाक देने का अधिकार नहीं मिल रहा है, तो इससे नुकसान किसका है? नहीं, मसला इस बात का नहीं है। आप एक एक चीज को अगर लेंगे, मसला ये है कि हमारा संविधान इस देश में हर धर्म पर जो चलने वाले नागरिक को अपने धर्म के मुताबिक आचरण करने की पूरी आजादी देता है। और उस आजादी को अगर कोई कानून जो है वो लिमिटेड करता है या उस आजादी को सीमित करना चाहता है तो उस संविधान की स्पिरिट के खिलाफ है। दूसरी बात ये है कि ये जो इस्लाम में जो ये प्रोविजन है एक से ज्यादा शादियों का या और भी प्रोविजंस हैं विरासत का, तो ये प्रोविजंस जस्टिस को सामने रखकर किए गए हैं कि समाज में जस्टिस होना चाहिए। और वो एक आदेश नहीं है बल्कि वो एक इजाजत है स्पेशल कंडीशंस में, और वो इजाजत भी एक कंडीशन के साथ है, और वो कंडीशन भी जस्टिस की कंडीशन है कि जब आप जस्टिस कर सकते हो। तो मैं समझता हूँ, और फिर इस देश में सिर्फ मुसलमानों के साथ ये मसला नहीं है, इस देश में ट्राइबल्स रहते हैं, इस देश में दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, उनकी भी अलग अलग धारणाएं हैं। तो लेकिन ट्राइबल्स एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है इससे, इन्होंने ट्राइबल्स को इससे बाहर निकाल दिया है। हाँ, तो इसी से ये सवाल भी पैदा होता है कि जब आप एग्जेम्पशन करने को ठीक समझ रहे हैं तो फिर आप यूनिफॉर्मिटी पर इतना आपका असर्शन क्यों है? तो फिर आप औरों को भी आप कर सकते हैं। तो जिसको एतराज है उसको आप एक्सक्लूड कीजिए, तो फिर ये यूनिफॉर्म कैसे रहेगा? अगर आप इसमें एक्सक्लूजन का प्रोविजन भी रख रहे हैं कि इनको एक्सेप्शन दिया जाएगा तो फिर ये यूनिफॉर्म कहाँ कहलाएगा? तो वो स्पिरिट जो संविधान में है वो पूरी टेरिटोरियल यूनिफॉर्मिटी की बात भी कही गई है कि अगर पॉसिबल है तो कोशिश की जाएगी। तो अगर आप पूरे देश में एक कानून लाने में अभी आपको परेशानी लग रही है
आपको लग रहा है कि हमारे सिख भाई भी विरोध कर रहे हैं, क्रिश्चियंस भी विरोध कर रहे हैं, ट्राइबल्स भी विरोध कर रहे हैं, तो अब आप इसका एक तरीका ये निकाल रहे हैं कि आप जहाँ स्टेट्स में आप कर सकते हैं उन स्टेट्स में आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और इसका जो इरादा है वो साफ नजर आता है, दो चीजें साफ नजर आती है। एक तो इसका इंटेंशन पूरी तरह से पॉलिटिकल है कि आप समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं और खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके बताना चाहते हैं कि देखिए अब तक जो है मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए गए, उनका अपीजमेंट किया गया, और ये गवर्नमेंट है जो उन पर लगाम कसना चाहती है और उनके इस चीजों को खत्म कर सकती है। तो ये मैसेज देकर आप एक तरह से कम्युनली पोलराइज कर रहे हैं पूरी सोसाइटी को। तो जी ये हाँ, बात सलीम हम साहब अभी हमारे साथ जो है वो हमारे देश की जो हार्मनी है, हमारे देश की जो यूनिटी है, उसको डिस्टर्ब करने वाली कोशिश है ये, और ये पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए ऐसा करना ठीक नहीं। जी, मल्लिका विड्डी जी, ये बताइए, जो दूसरा खंड है इस कानून का, इस बिल का, वो ये कह रहा है कि जो उत्तराधिकार है, जो विरासत है, उसमें महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा, संपत्ति में भी सभी धर्मों की महिलाओं को समान अधिकार दिया जाएगा, और एक इसका पॉइंट ये है कि सभी जो जीवित बच्चे हैं, पुत्र या पुत्री हैं, उनको संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा। तो ये तो ऐसा कानून आ रहा है जो बराबरी की बात कर रहा है महिलाओं का, फिर आपने रिजेक्ट क्यों कर दिया इसको? जी। मैं शुरुआत में थोड़ा-सा उत्तराखंड का इतिहास बताना चाहूँगी। उत्तराखंड राज्य बना आंदोलन से। आंदोलन में महिलाओं की शिरकत पूरी रही। उत्तराखंड महिला मंच, जिस संगठन से मैं हूँ, अलग राज्य की मांग इसलिए किया गया क्योंकि हमें लगा कि यहाँ पर महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की आज़ादी, और जैसे अक्सर कहा जाता है, देवभूमि में महिलाओं की एक खास स्थान होगा। हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि अगर इतना महत्वपूर्ण एक विधेयक लाया जा रहा था और कहा जा रहा है कि 2 लाख ज़्यादा लोगों से उनका बातचीत हुआ, सलाह हुई, तो सिविल सोसाइटी की महिलाएं, उन महिलाओं से क्यों नहीं बात की गई जो राज्य बनाने में, जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया, इतनी सारी कुर्बानियां दी। सिविल सोसाइटी में प्रगतिशील महिला संगठनों से कोई बात नहीं की गई। अगर आज आप एक ऐसा विधेयक लाते हैं जिसमें जो आज़ादियाँ हम लोगों ने लड़ के हासिल कर ली थी, अब उस पर हम पीछे जा रहे हैं। आप उत्तराधिकार की बात कर रहे हैं। आप देखिए, कई मायनों में हम अभी भी, चाहे वो हिंदू परिवार हो, मुसलमान परिवार हो, कोई भी समाज का परिवार हो, महिलाओं को अभी भी उतनी जो हमारी आज़ादी और हमारे हक हैं, कबूल नहीं हुए हैं। हमारा मानना है कि इस पर पूरी चर्चा हो, खुलकर बातचीत हो। आप हमारे जैसे मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप्स की ही बात ले लीजिए। ये जो आज़ादी हमारे संविधान में हमें मिलता है कि हम अपने स्वेच्छा से अपना जीवन साथी या अपना धर्म तय करें, और इस देश में हम उसका हमें पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत लिव इन रिलेशनशिप्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। अब इसका जो रजिस्ट्रेशन की मांग की जा रही है, और अगर नहीं किया तो उसको आप एक अपराध घोषित कर दे रहे हैं, तो हमें तो लगता है कि आप उस तरह के रिश्तों को आप अपनी निगरानी में लाना चाह रहे हैं, स्टेट कंट्रोल में लाना चाह रहे हैं, जो शायद इंटरकास्ट हो, इंटरफेथ हो, 2 धर्मों के बीच हो या 2 अलग जातियों के बीच हो। तो हमें तो लगता है कि ये कानून महिलाओं के अधिकार या हितों के लिए कम, पर महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए ज़्यादा मंशा से लाया गया है, चाहे वो किसी भी धर्म की महिला हो। सलीम साहब, आपको तो अच्छा ही लग रहा होगा कि देखिए लिव इन रिलेशनशिप को ज्यादा मुश्किल बनाने की कोशिश कर रही है सरकार। मैं जानती हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो भी इसको तो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि शादी के बगैर हस्बैंड या एक औरत या एक मर्द साथ में रह सके। तो आपके लिए तो अच्छा ही हुआ ये। देखिए, इसमें जो जैसा कि हमारी बहन ने फरमाया है कि ये जो सरकार जो है लोगों की आज़ादी में जो दखलंदाजी कर रही है वो धर्म की आज़ादी है, और वो है ठीक है। मेरा एक एज ए मुस्लिम और एज ए फॉलोअर ऑफ इस्लाम मेरा ये व्यू है कि ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप जो है उसको हम मॉरल नहीं मानते, लेकिन और वो जो मॉरलिटी है वो औरतों के जस्टिस के लिए है कि अगर औरत और मर्द साथ रहें तो उनको पूरा अधिकार मिलना चाहिए, उनको पूरा स्टेटस मिलना चाहिए,
एक पत्नी के रूप में जो अधिकार मिलने चाहिए वो सब मिलने चाहिए। लेकिन सोसाइटी में अगर तो मॉरलिटी का इश्यू एक अलग इश्यू है, उस पर राय में थोड़ा फ़र्क हो सकता है, लेकिन उसका बेसिस भी जस्टिस ही है कि जस्टिस होना चाहिए। तो यहाँ हमारी बहन की इस बात से मैं सहमत हूँ कि जस्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। यूनिफ़ॉर्मिटी और एक ताकत के ज़रिए आप लोगों के अधिकारों को सीमित कर रहे हैं, उनकी आज़ादी को सीमित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसमें अगर इनजस्टिस होता है तो वो संविधान की स्पिरिट के खिलाफ है। और यहाँ जो इंटेंशन नज़र आ रहा है, वो इंटेंशन साफ नज़र आ रहा है कि इट इज़ ए पॉलिटिकल एजेंडा एट दिस टाइम, और उसको आप पूरा करने के लिए समाज में एक किस्म की डिवीजन पैदा करना चाहते हैं, समाज में डिसहार्मनी पैदा करना चाहते हैं, समाज में एक असुरक्षा की भावना पैदा करना चाहते हैं, और ये पैदा करना चाहते हैं कि लोग अपनी आज़ादी के साथ अपनी राय पर, अपने विचारों पर, अपनी आस्था पर, अपने धर्म पर अगर वो आचरण नहीं कर सकते हैं, तो ये जो चीज़ है ये बुनियादी तौर पर भारत का जो विचार है, आइडिया ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिस है, उसके खिलाफ है ये जी हाँ, तो अभी मैं इससे पहले कि आप दोनों से अगला सवाल पूछूं, इस पूरे मामले की ट्रिक ये है, आप देखिए राजनीति समझने की कोशिश करें। हमारे दर्शक की जो पोस्टर है, पोस्टर फिल्म का ये लगाया गया है कि देखिए यूसीसी के जरिए मुसलमानों को अनुशासित किया जाएगा, लेकिन पोस्टर के अंदर जाके जब आप सिनेमा हॉल में बैठेंगे और पिक्चर देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मुसलमान तो बहुत, मैं कहूंगी, एक तरह से सिर्फ इससे प्रभावित होंगे, या जो हमारी संवैधानिक अधिकार है वो प्रभावित होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ नागरिकों के ऊपर सरकार का जो जूता उनके ऊपर बूट रखा जाएगा उनकी छाती पर, उसको मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए, अभी जो ये लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो रेगुलेशन करने की कोशिश की गई है कि अनिवार्य रजिस्ट्रेशन होगा, उसके तहत अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है तो जो स्टेट है, जो राज्य है, वो आपके माता पिता को बताएगा अगर आप 21 साल से कम है कि आप लिव इन करना चाहते हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट जो है वो लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंचेगी, यानी अगर 21 साल से कम के लोग आपस में रहना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं बिना शादी के, तो आपके माँ बाप को भी पता चलेगा और आपकी पुलिस को भी पता चलेगा। इसके अलावा अगर ये ब्रेकअप हो जाता है इनके बीच, और आजकल जिस तरह का माहौल है जहां रिलेशनशिप के अलावा एक और शब्द जो है वो पिछले साल 2023 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाने वाला शब्द था सिचुएशनशिप, यानी कि जिसमें कमिटमेंट भी नहीं कर रहे हैं जो प्रेमी और प्रेमिका हैं। तो अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है तो आपको सरकार को बताना पड़ेगा लिखित में कि देखिए मेरा इस लड़के से या इस लड़की से ब्रेकअप हो गया है। अगली बात आप ये देखिए कि लिव इन रिलेशनशिप को जो आप ये करेंगे, मैंने आपको बताया था शुरुआत में, फिर से सुन लीजिए कि अगर आप बाहर के रहने वाले हैं और अगर आप रहते हैं उत्तराखंड में तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उत्तराखंड में। अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं और उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं तो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, चाहे आप दिल्ली में रहें या किसी भी और शहर में रहें। इसके अलावा ये नहीं कि कोई बचाव नहीं है आपका, अगर आप उत्तराखंड से आपका कोई भी दूर दूर तक कोई संबंध है तो रजिस्ट्रेशन आपको कराने के लिए एक लिव इन कपल की तरह क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्वायरी होगी। यानी सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक फॉर्म भर दिया और जाके आपने किसी सरकारी दफ्तर में जमा कर दिया, आपकी इंक्वायरी होगी, स्टेट के जरिए रजिस्ट्रार अपॉइंटेड होगा जिसको ये पावर होगी कि आपको बुलाए वेरिफिकेशन के लिए। यानी अगर आप ये कहते हैं कि देखिए मैं इस लड़की के साथ, इस लड़के के साथ रहना चाहता हूं, तो आपके लिए बाकायदा आपको डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट लेकर वहां जानी पड़ेगी, जिसको जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसका वेरिफिकेशन करेगी आपका, और उसके बाद आपसे पूछ सकती है कि और ज्यादा आप कागजात लेकर आइए। इससे पहले कि आप शिफ्ट हो जाएं उसके साथ, उस लड़की के साथ या लड़के के साथ आप रहना शुरू करें, जब तक सरकार को, यानी लड़की को मनाना, उसकी हामी भरना, उसका कबूल करना रिश्ते को जरूरी हो ना हो, सरकार के लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए मियाँ बीवी राजी हो, फिर भी काजी राजी नहीं होगा अगर, तो ये मियाँ बीवी का रिश्ता या प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता नहीं चल सकता। और सुन लीजिए अब अगली बात कि अगर ये मान लिया जाता है कि आपके पास इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाए आप सरकार को, तो फिर आपको ये भी लिखित में दिया जाएगा कि अगर आपको इनकार कर दिया जाता है। तो ये तमाम मुद्दे इतने गंभीर हैं मलिका जी कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस पे रोया जाए या इस पे हंसा जाए। आपको हंसी आ रही है या रोना आ रहा है आपको? देखिए, दुख की बात है कि जिस देश में हम अपनी महिलाओं की शिक्षा, उनका देख-रेख, पालन-पोषण इस तरह से करते हैं कि वो स्वावलंबी बने,
हम उल्टा देख रहे हैं कि उसी के साथ-साथ हम उनको और गुलामी के, उनके फैसले, उनके स्वेच्छा से जो भी वो निर्णय लेते उस पर हम अंकुश लगा रहे हैं। मुझे तो बहुत इसमें दुःख महसूस होता है, क्योंकि आज के दिन जो हमारे प्रावधान पहले से रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स को रिकॉग्नाइज़ कर लिया गया है, उसमें प्रावधान है, प्रोटेक्शन है, सब कुछ है। अब ये नया कानून क्यों लाया जा रहा है? मंशा क्या है? बार-बार रही बात उभर कर आती है कि स्टेट कंट्रोल, और खासकर जहाँ पर एक महिला अपने परिवार से हटकर, अपने सूझबूझ से, जब 18 साल शादी की उम्र है, यहाँ 21 साल कर दिया गया है। क्यों ऐसा किया गया है? क्यों है कि अगर वो अपनी स्वेच्छा से अपने मान लीजिए किसी अंतरजातीय प्रेम कहानी ही मानिए, और उसमें आप पहले जाके माँ-बाप से परमिशन लेंगे? ऑब्वियसली नहीं लेंगे। अब बच्चे प्रेम कर रहे हैं, नौजवान हैं, निर्णय ले रहे हैं, आप ज़बरन माँ-बाप को, ज़बरन स्टेट को, ज़बरन पुलिस को उसमें ला रहे हैं, जिससे कि आप उसकी स्वच्छंदता पर डायरेक्ट प्रहार कर रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि ये बहुत ही रिग्रेसिव स्टेप है, जो कि महिलाओं की आज़ादी जो लड़ के हम पाए हैं, उस पर आप अंकुश डाल रहे हैं। जी हाँ, और सरकार, ये मैंने कहा, जैसे काज़ी अगर रज़ामंद नहीं हुआ तो आप ये देखिए कि आपको 10,000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है, 1 महीने की सज़ा हो सकती है, जुर्माना फिर आगे बढ़ सकता है अगर आप लगातार डिसोबीडियंस में रहे और आपने अगर नहीं मानी बात, और जेल की सज़ा भी बढ़ सकती है। यानी पुलिस को बताना पड़ेगा, माँ-बाप को बताना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा। अब वैलेंटाइन्स डे नज़दीक आ रहा है, मैं सोच रही हूँ कि पहले लड़की और लड़कों को आपस में एक-दूसरे को मनाने से पहले, मियाँ-बीवी से पहले काज़ी को मनाना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर काज़ी नहीं चाहेगा तो ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। आखिरी सवाल आपसे सलीम इंजीनियर साहब, ये बताइए कि अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या करेगा? क्या दूसरी भी जो संस्थाएँ हैं, जो मुस्लिम समूह हैं, वो इसको लेकर आगे आएँगे? इसमें खासकर एक बड़ा कंटेंशन जो उनकी तरफ से, आप लोगों की तरफ से दिया जा रहा है, वो ये कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसको जो टैक्सेशन का फ़ायदा होता रहा है, ये माना जाता था कि जब यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात होगी, तो फिर ये एक अलग से जो फ़ायदा होता था, ये जो प्रिविलेज मिलता था, हिंदू लॉ के हिसाब से, वो नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें तो उसका कोई ज़िक्र ही नहीं है। तो ट्राइबल्स भी एक ठिकाने हो गए हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का भी कोई ज़िक्र नहीं है। ज़ाहिर है मुसलमानों के लिए ज़रूर कहा गया है कि भई आप एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते, निकाह हलाला की जो प्रैक्टिस है, वो आप नहीं कर सकते। लेकिन अब आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, देखिए, ये इस तरह के जितने कदम चाहे राज्य सरकारें उठाएं या केंद्र सरकार, और वो भी पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए, तो साफ तौर पर नजर आ रहा है इसमें, इसकी जो भाषा है इस बिल की, और इसमें जिन इश्यूज को ज्यादा हाईलाइट किया गया है, हलाला की बात कही गई है, इद्दत जो होती है, वेटिंग पीरियड जो है, डाइवोर्स या डेथ के बाद एक पीरियड होता है 4 महीने का, उससे वो वेट करने के बाद निकाह हो, और इसी तरह से विरासत की बात कही गई है, और एक से ज्यादा शादियों की बात है, लिव इन रिलेशन की बात है। तो इसमें साफ नजर आ रहा है कि यहाँ निशाना ये है कि कैसे देश में ये मैसेज दिया जाए कि देखो, हम मुस्लिम कम्युनिटी को किस तरह से जो है हम एक डिसिप्लिन करना चाहते हैं कानून के जरिए। और दूसरा, एक गलत बात जो हो रही है वो ये, जो चीज समाज में है नहीं उसको भी प्रचारित किया जा रहा है। जैसे हलाला के बारे में ऐसा माहौल बनाकर इस्लाम को बदनाम करने की, जैसे हलाला हलाला तो इस्लाम भी जायज नहीं कहता। अगर कोई प्री प्लान हलाला कोई करता है तो वो तो इस्लाम में नाजायज है, गलत है, उस पर साफ। तो आखिर ऐसी चीज के लिए भी आप कानून ला रहे हैं और एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मुस्लिम समाज में इस तरह की चीजें हैं। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं, कमजोरियां मैं मानता हूं कि जैसे विरासत का कानून है और इस्लाम ने औरतों को भी विरासत में हिस्सा दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली मुस्लिम समुदाय में अभी उस तरह से हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। उसकी मुहिम भी चलाई जा रही है। लोग कह रहे हैं कि लोगों को जो हिस्सा इस्लाम ने औरतों को दिया है वो हिस्सा मिलना चाहिए, आज भी नहीं दिया जाता। तो ये जो रिफॉर्मेशन का जो काम है वो सोसाइटी खुद करती है। और इस तरह जैसे हमारी बहन ने भी फरमाया कि ये एक ऐसी स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है जो पूरी तरह से आपको कंट्रोल करना चाहती है, हर चीज पर आपके निगाह रखना चाहती है, एक सर्वेलेंस स्टेट जो है हम बनाना चाहते हैं। और हमारे संविधान ने इस देश की डाइवर्सिटी और प्लुरलिटी को सामने रखते हुए जो फ्रीडम, लिबर्टी, प्रोविजंस जो दिए गए हैं
उनको आप यूनिफॉर्मिटी के जरिए से, एक फोर्स्ड यूनिफॉर्मिटी जो है उसके जरिए खत्म करना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि हमारे देश की जनता को ये बात समझनी चाहिए, और अगर कानूनी तौर पर जाने की जरूरत पड़ेगी तो पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर गौर करेगा और कहीं ऊंची अदालत में इसके खिलाफ कुछ करने की कोशिश होगी, वो मशवरा होगा। लेकिन ये कि इस वक्त तो एक माहौल देश में बनाने की कोशिश की जा रही है 2024 के इलेक्शन को सामने रखकर, और चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर वो ऐसी कोई चीज करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के अपने स्टेट में एक एक्सपेरिमेंट करके माहौल में इस तरह की चीजें पैदा करके और वो इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। मगर ये देश के लिए, समाज के लिए और हम नागरिकों की आज़ादी के लिए और इस देश की जो बुनियाद है, जो भारत का जो विचार है, आइडिया ऑफ इंडिया, उस पर चोट है, मैं समझता हूँ। ये तो इसको बहुत सीरियसली हम लेते हैं और इसकी कड़े शब्दों में हम इसका विरोध करेंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सलीम इंजीनियर साहब और मलिका वर्दी जी, दोनों ने अपने मुद्दे को यहाँ बात रखने के लिए। और ज़ाहिर है पूरी जो प्रतिस्पर्धा है, जो कॉम्पिटिशन है, वो ये कि नरेंद्र मोदी से बड़ा हिंदू हृदय सम्राट कौन बनेगा? क्या वो योगी आदित्यनाथ होंगे? क्या वो हेमंत बिस्व शर्मा होंगे? अब यहाँ धामी साहब की भी एंट्री हो गई है कि 2029 के लिए कह रहे हैं कि 24 का खेल तो खत्म हो चुका है, 2029 के लिए एंट्री हो रही है अलग-अलग जो उम्मीदवारों की, उनमें सब अपना नाम गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।